हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र तैयारी में आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं गर्भावस्था के रोग। गर्भावस्था जब होती है तो आंगनवाड़ी में महिलाओं को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे और मैं वही क्वेश्चन कराती हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार, इसमें हम थ्योरी भी करते चलेंगे और एमसीक्यू के रूप में करेंगे, लेकिन उसकी थ्योरी भी मैं समझाती चलूँगी तो आपको पूरा पूरा टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी ए सीरीज़ का 23वां भाग है। इसके पहले के 22 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो अगर देखेंगे तभी आपको सारे फैक्ट क्लियर होंगे। जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है सारे टॉपिक के लिए, तो उसका अगर नेक्स्ट पार्ट आता है तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। 5 से 6 सीरीज़ मेनली महिला सुपरवाइज़र की ही चल रही, जैसे कि ए सीरीज़ टॉपिक वाइज है, मॉडल प्रैक्टिस सेट पूरे प्रैक्टिस सेट के लिए चल रहा है। इसके अलावा एक हमारी 2017 के प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है और एक हमारा 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है। ये सारा का सारा हमारे जो ग्रुप पे चल रहा है, तो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, गर्भावस्था में उच्च रक्तदाब अगर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं। गर्भधारण संबंधी उच्च रक्तदाब, गर्भावस्था, हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया या लेट ऑनसेट हाइपरटेंशन। देखो, हाइपरटेंशन का मतलब ही हो जाता है कि आपका बीपी जो है वो हाई है, और गर्भावस्था में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। गर्भावस्था में उच्च रक्तदाब की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गर्भावस्था में यदि हाई बीपी की समस्या हो जाए या उच्च रक्तदाब की समस्या हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं। तो देखो, 2 प्रकार की समस्याएं, 2 प्रकार की नाम आपने सुने होंगे। एक सुना होगा आपने एक्लेम्सिया, एक न सुना होगा क्या एक्लेम्सिया, और एक सुना होगा आपने प्री एक्लेम्सिया। ये प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, क्या होता है ये प्री एक्लेम्सिया। गर्भावस्था के 20वें सप्ताह से शुरू होता है, मतलब जब तीसरी तिमाही लग जाती, सॉरी दूसरी तिमाही लग जाती है तो तब से ये आरंभ हो जाता है। और इसमें क्या होता है, उच्च रक्तदाब की जो महिलाएं हैं, एकदम से उनका जो बीपी होता है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल बीपी से बहुत ज़्यादा बीपी जो होता है वो हाई हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत आती है, बच्चे की मस्तिष्क कोशिकाओं की क्षति हो जाती है, और जो बाय यूरिन मतलब टॉयलेट में प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है, मतलब प्रोटीन निकल जाता है, तो जिससे क्या होता है बच्चे का विकास बहुत कम होता है, बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं। तो ये गर्भावस्था में उच्च रक्तदाब की समस्या होती है। जो प्री एक्लेम्सिया है वो गर्भावस्था के 20वें सप्ताह से शुरू होता है। जो एक्लेम्सिया होता है, एक्लेम्सिया को बोला जाता है कि जब भी प्रसव अवस्था होती है या आफ्टर जब डिलीवरी हो जाती है, जब प्रसव हो जाता है तो उसके बाद जो रक्तचाप जैसी समस्या आती है उसको हम एक्लेम्सिया कहते हैं। तो प्री एक्लेम्सिया को क्या बोल सकते हैं, गर्भावस्था की जटिलता होती है जो उच्च रक्तदाब के कारण बनती है। हाँ, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो, इसका आंसर प्री एक्लेम्सिया हो जाएगा। ये जो प्री एक्लेम्सिया है वो किसको प्रभावित करती है, मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो ये यकृत को करती है, मतलब लीवर को करती है, और वृक्क मतलब किडनी को करती है। तो लीवर और किडनी या यकृत और वृक्क को ये प्रभावित करती है। तो याद रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन यहाँ एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो प्री एक्लेम्सिया है वो किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपको याद रखना है, एक तो यकृत मतलब लीवर को करता है। लीवर क्या है, सबसे बड़ी वही स्नावी ग्रंथि है। जब कल मैंने पोषण के आपको 100 एमसीक्यू करवाए थे, उसमें मैंने आपको करवाया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी वही स्नावी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, और अंतः स्नावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड। वही स्नावी ग्रंथि का मतलब होता है जितने भी जो सीक्रेशन है वो बाहर निकालेंगे, और अंतः स्नावी मतलब जो अंदर सीक्रेशन होगा उनको अंतः स्नावी बोलते हैं। सबसे बड़ी अंतः स्नावी ग्रंथि थायराइड है और सबसे बड़ी वही स्नावी ग्रंथि यकृत है। अब जो प्री एक्लेम्सिया हो जाता है, प्री एक्लेम्सिया के लक्षण मतलब एकदम से 20वें सप्ताह, गर्भवती महिला जब 20वें सप्ताह से होती है, मतलब तीसरे चौथे महीने में ये स्टार्ट हो जाती है, तो तभी से क्या होता है, एकदम से उसका बीपी जो होता है नॉर्मल बीपी से एकदम हाई होने लगता है। इस स्थिति को हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। इसमें यकृत और वृक्क जो होते हैं प्रभावित होते हैं। पढ़ लो एक बारी, मैंने बहुत अच्छी डिटेल लिखी है। प्री एक्लेम्सिया एक गर्भावस्था जटिलता है जो उच्च रक्तदाब और किसी अन्य अंग तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। ये अक्सर यकृत और वृक्क मतलब लीवर और किडनी को प्रभावित कराता है।
प्री एक्लेम्सिया आमतौर पर उन महिलाओं में शुरू होती है जो गर्भावस्था के 20वें सप्ताह पर पहुंच गई हो। तो मतलब गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद की जो स्थिति है वो प्री एक्लेम्सिया कहलाती है। और एक्लेम्सिया मतलब जो प्रसव के बाद होती है, मतलब जब महिला बच्चे को जन्म दे देती है तो वो स्थिति कौन सी होती है, वो एक्लेम्सिया होती है। इसमें रक्तदाब क्या हो जाता है, प्री एक्लेम्सिया में कितने से बढ़ जाता है, 140/90। मतलब ये हिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब होता है, जो बीपी होता है उसमें नॉर्मली जो महिलाएं होती हैं उनका 120/80 होता है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका बीपी जो होता है वो 140 से 90 होता है। 140 और 90 होता है, नीचे का 90 और ऊपर का 140 होता है। लेकिन जब इससे ज़्यादा रक्तदाब बढ़ जाता है तो वो प्री एक्लेम्सिया की स्थिति हो जाती है, मतलब रक्त का जो प्रेशर है ना वो बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप में क्या होता है, रक्तदाब में वृद्धि होती है, मतलब रक्त का प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है। प्रोटीन महमूत्र, मतलब जो टॉयलेट आती है उसमें मूत्र आने प्रोटीन आने लगता है। मूत्र में क्या होता है, प्रोटीन आने लगता है। ये प्री एक्लेम्सिया का एक लक्षण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्री एक्लेम्सिया अस्थायी रूप से निषेचन को नुकसान पहुंचाता है। एल्बुमिन के साथ ही कई अन्य प्रोटीन भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे वृक्क की कई समस्याएं जो है वो आरंभ हो जाती हैं। एल्बुमिन क्या होता है, मैंने कल पोषण वाले वीडियो में बताया था कि यकृत में एक सीरम के रूप में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको एल्बुमिन बोलते हैं। आपने जनरली ग्लोब्यूलिन का नाम सुना होगा। ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, एक होता है ग्लोब्यूलिन और एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो रक्त में पाया जाता है और ग्लोब्यूलिन जो है वो अंडे में पाया जाता है। और एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। मैंने कहा ना, आप अगर ए सीरीज़ के पूरे वीडियो देखेंगे तो आने वाले जो वीडियोस है वो पूरे समझते आते जाएंगे। यदि गर्भावस्था 37 सप्ताह या बाद में है तो स्वास्थ्य जो सेवा प्रदाता है, मतलब जो डॉक्टर है, वो ये बोलते हैं कि 37 सप्ताह के बाद अगर प्री एक्लेम्सिया की स्थिति बन रही है, मतलब 37 नॉर्मली भ्रूण की जो बच्चा का जो माँ के गर्भ में कितना रहता है, 40 हफ्ता रहता है। 40 हफ्ते 280 दिन या कितने महीने, 9 महीने, ये स्थिति बनती है। लेकिन अगर 40 में से 37वें सप्ताह के बाद भी अगर प्री एक्लेम्सिया की स्थिति बनती है तो बोला जाता है कि उसका जो है प्रसव करा दिया जाए। आपने देखा होगा कभी कभी 7वें महीने में ही बच्चे की डिलीवरी कर देते हैं, बच्चा बहुत कमज़ोर पैदा होता है तो स्थिति क्या बन जाती है कि माता का जो बीपी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसके शरीर से प्रोटीन निकलने लगता है। जब प्रोटीन निकलेगा तो माँ बच्चे को कैसे बना पाएगी, उसकी मांसपेशियों का निर्माण कैसे कर पाएगी, है ना। तो इसलिए डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि अब बच्चा जिस भी स्थिति में हो उसको पैदा कर लिया जाए। और यदि अगर ये पहले स्थिति बन जाती है तो गर्भपात वाली समस्याएं आ जाती हैं, गर्भपात जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्री एक्लेम्सिया का जैव रासायनिक संकेत है। यदि प्री एक्लेम्सिया की स्थिति आती है तो क्या बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं। हीमोग्लोबिन क्यों बढ़ेगा प्री एक्लेम्सिया में तो रक्त का दाब बढ़ रहा है। हेमेटोक्रिट स्तर ये भी नहीं बढ़ता, इलेक्ट्रोलाइट स्तर ये भी नहीं बढ़ता, क्या बढ़ जाता है, यूरिक स्तर बढ़ जाता है। प्री एक्लेम्सिया का जैव रासायनिक संकेत क्या होता है कि उसमें जो यूरिक अम्ल का स्तर है वो बढ़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्री एक्लेम्सिया में स्थिति सबसे एक स्थिति क्या हो जाती है, मैंने आपको 2 स्थिति ऊपर बताई हैं कि उच्च रक्तदाब, प्री एक्लेम्सिया अगर गर्भवती महिला में हो जाती है तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। दूसरा, उसकी जो मूत्र होता है उसमें से प्रोटीन निकलने लगता है। और तीसरा स्थिति क्या बन जाती है, जो यूरिक अम्ल का जो स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अगर महिला में बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कभी कभी बच्चे को नुकसान पहुँचा देती है, बच्चे की जो मस्तिष्क कोशिकाएँ हैं वो सूज जाती हैं और बच्चा जो होता है वो मंद बुद्धि का भी पैदा हो सकता है। ये सारे लक्षण प्री एक्लेम्सिया के कारण होते हैं, गर्भवती महिलाओं में होने वाला एक आम लक्षण होता है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, बढ़ा हुआ यूरिक अम्ल स्तर आ जाएगा। अगला है, गर्भावस्था में मधुमेह का एक प्रकार कौन सा है। देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ ये तो नॉर्मल इंसानों में होती हैं, लघु डायबिटीज़ नहीं। आंसर होगा इसका गर्भकालीन डायबिटीज़। कौन सी डायबिटीज़, गर्भकालीन डायबिटीज़ होती है। इसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस भी इसको बोला जाता है, GDM जिसको बोलते हैं। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ का ही एक प्रकार है डायबिटीज़ मेलिटस। और जब ये जेस्टेशनल लग जाता है तो वो किस में हो जाती है, वो गर्भवती महिलाओं में हो जाती है। गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज़ होना, बीपी का बढ़ना, ये एक आम लक्षण होता है। यदि वो पहले से होती है
मतलब अगर गर्भवती महिला पहले से ही शुगर पेशेंट है, पहले से ही उसको डायबिटीज है, तो डॉक्टर उसको पहले से ही दवाइयाँ लेने की सलाह देता है। लेकिन बाद में हो जाती है, क्या होता है ना कि जो प्लेसेंटा होता है वो इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं कर पाता है, तो वो इसी कारण से गर्भवती महिला में डायबिटीज जैसी स्थितियाँ सामने आती हैं। तो गर्भवती महिला में मधुमेह का जो प्रकार है वो क्या कहलाता है? गर्भकालीन डायबिटीज़ कहलाएगा। इसको और क्या बोलते हैं? अगर ये गर्भकालीन डायबिटीज़ नहीं होगा तो इसका आंसर और क्या होता है? इसका ऑप्शन हो सकता था जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस इसको बोला जाता है। क्या क्या? जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस इसको बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म जीडीएम। जीडीएम का फुल फॉर्म होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। अगला क्वेश्चन है, गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन से लक्षण दिखते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो गर्भकालीन मधुमेह होता है वो कौन सा होता है? मधुमेह, वही डायबिटीज को ही मधुमेह बोलते हैं, मतलब मधु से बहुत ज़्यादा मोह। तो डायबिटीज़ वाली जो महिलाएं होती हैं, जो मधुमेह वाली महिलाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, मतलब जीडीएम। ये इस प्रकार की डायबिटीज़ से पीड़ित होती हैं। उसमें कौन सा लक्षण दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो, अगर कोई महिला गर्भवती हो गई है ना, और उसको बीच में डायबिटीज हो गया है, अब आपको क्या देखेगा? भ्रूण का कम वजन बिल्कुल नहीं, सामान्य प्रसव तो हो ही नहीं सकता। अब यदि महिला डायबिटीज़ की शिकार हो गई है तो उसका सामान्य प्रसव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सीजेरियन ही होगा, जिसको हम सी सेक्शन बोलते हैं, वही होगा। सामान्य प्लेसेंटा भी नहीं होता। ये सबसे मेन लक्षण है। कौन सा? भ्रूण का अधिक वजन। यदि महिला जो होती है गर्भवती हो जाती है और उसको वहीं पर ही 20 सप्ताह के बाद या भी पहले ही मधुमेह जैसी शिकायत हो जाती है, तो उसका जो बच्चा होता है, सामान्यतः बच्चे का वजन कितना होता है? 3.4 किलो या लगभग 7.5 पौंड। 3.4 किलो या लगभग 7.5 पौंड जो होता है, वो एक बच्चे का वजन एक आदर्श वजन माना जाता है। लेकिन यदि बच्चे का वजन 4 किलो से ज़्यादा हो जाए या 9 पौंड से ज़्यादा हो जाए, तो वो स्थिति क्या हो जाती है? वो बहुत ज़्यादा वजन का बच्चा हो जाता है। वो बच्चा वजन क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो माँ है वो किसकी शिकार हो गई है? वो डायबिटीज़ की शिकार हो गई है। तो यदि गर्भवती महिला को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका क्या होता है? बच्चे में क्या स्थिति पैदा होती है? बच्चा जो होता है अधिक वजन का हो जाता है। और भी स्थितियाँ पैदा होती हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा, भ्रूण का अधिक वजन है। अगर गर्भकालीन मधुमेह हो गया है, मतलब गर्भावस्था में यदि मधुमेह हो गया है महिला को, तो उसका बच्चा जो होगा वो बहुत ज़्यादा, कभी भी देखा है बहुत भारी बच्चे पैदा हो जाते हैं, है ना। नॉर्मली वजन कितना होता है? 3.5 किलो एक आदर्श वजन माना है, WHO ने भी माना है। लेकिन ये हो गए 4 किलो का हो गया, 5 किलो का हो गया, तो महिला भी कंसीव नहीं कर सकती, उसको भी एकदम से बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है। तो उसको क्या करते हैं? सिजेरियन, मतलब ऑपरेशन द्वारा बच्चे को निकाला जाता है। ये सारी स्थितियाँ सामने आती हैं। उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। गर्भावस्था का मधुमेह आमतौर पर गर्भावस्था के 24वें सप्ताह के आसपास विकसित होता है, मतलब लगभग तीसरे चौथे महीने में स्टार्ट हो जाता है। और इसलिए जब गर्भवती महिला होती है, महिला प्रेग्नेंट होती है, तो उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उनमें से एक शुगर टेस्ट भी कराया जाता है कि आपका जो ब्लड में ग्लूकोज का स्तर कितना है, सही है कि नहीं है। तो ये सारे टेस्ट उसके किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? जब वो 24 से 28 सप्ताह की गर्भवती होती है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। बहुत बड़ा होना, मतलब गर्भावस्था में अगर डायबिटीज़ हो जाए तो बच्चे का वजन क्या होता है? 9 पाउंड या उससे अधिक हो जाता है, जो डिलीवरी को अधिक कठिन बना देता है। इतने भारी बच्चे को माँ की योनि से निकालना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो फिर क्या करना पड़ता है? फिर वो सीजेरियन वाली प्रोसेस करनी पड़ती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? यदि ज़्यादा डायबिटीज़ हो गई, भाई बच्चे का वजन ज़्यादा हो गया, तो गर्भाशय जो होगा, गर्भाशय की जो ग्रीवा होगी, जो गर्भाशय की गर्दन है, वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, और बच्चा जो होगा ना समय से पहले ही आ जाएगा। इसके अलावा सांस लेने में भी कठिनाई होगी बच्चे को, और कुछ जन्मजात समस्याएं भी हो सकती हैं। कम रक्त शर्करा का स्तर भी हो सकता है। कम रक्त शर्करा मतलब देखो, आप बोलेंगे कि यदि माँ डायबिटीज़ है तो बच्चा पैदा होगा तो वो भी शुगर का पेशेंट होगा, तो बिल्कुल गलत है। अगर माँ को गर्भावस्था में डायबिटीज़ है तो बच्चे को अगर पैदा होगा तो बच्चे का जो ग्लूकोज लेवल होगा वो कम होगा, क्योंकि इंसुलिन का उत्पादन ही नहीं कर रहा है। तो बच्चे को इंसुलिन कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या होगा? वो जो पूरा वहाँ कहाँ चला जा रहा है? माँ के पास चला जा रहा है। माँ के पास शर्करा का जो लेवल बढ़ा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बच्चे में क्या हो जाएगा? कम रक्त शर्करा हो जाएगी।
और इसके बाद एक और स्थिति बनती है मैक्रोसोमी। इसके अलावा जीवन के बाद में टाइप 2 मधुमेह विकसित हो सकता है महिलाओं को, जो जेस्टेशनल डायबिटीज कहलाती है, जो गर्भवती महिलाओं में होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला है गर्भावस्था में एनीमिया के लक्षण कौन से सामान्य हैं, कौन से लक्षण एनीमिया। अगर एनीमिया क्या होता है, जब महिलाओं में खून की कमी हो जाती है। महिलाओं को फॉलिक अम्ल की दवाई पहले से ही दी जाती है, फॉलिक एसिड की, आयरन फॉलिक एसिड जिसको IFA बोला जाता है। इसकी 100 टैबलेट महिलाओं को गर्भावस्था में लेने की सलाह दी जाती है और इनकी जो मात्रा होती है वो 400 माइक्रोग्राम होती है। तो गर्भावस्था में यदि एनीमिया हो जाती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, सिर दर्द होता है, अत्यधिक प्यास लगती है, त्वचा पे चकत्ते होते हैं या पेट दर्द होता है। तो यदि खून की कमी हो जाए, आप में भी अगर खून की कमी हो जाएगी, किसी भी देखना जनरली अगर महिलाओं में खून की कमी हो, सबसे पहला लक्षण होता है कि उनका सिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि खून का सिक्रेशन ही अच्छे से खून का जो फ्लो होता है, जो प्रवाहित होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वही सही से नहीं होगा तो सिर क्या होता है, दर्द होता है। तो सबसे मेन लक्षण है एनीमिया का कौन सा होता है, सिर दर्द होता है। अगला है WHO के अनुसार, WHO क्या होता है, WHO जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, WHO को, और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को परिभाषित किया जाता है। WHO के अनुसार गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को कैसे परिभाषित किया जाता है, यदि रक्त का स्तर हीमोग्लोबिन की, HB का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तब हीमोग्लोबिन का स्तर इतने से कम होता है, मतलब कितने से अगर कम होगा तो जो महिला होगी वो एनीमिया की शिकार होगी। 10 ग्राम पर डेसीलीटर, 11 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 ग्राम पर डेसीलीटर या 13 ग्राम पर डेसीलीटर। तो यदि 11 ग्राम पर डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन कम है महिला का, मतलब पहली और तीसरी तिमाही में 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो महिला जो होगी वो एनीमिया की शिकार होगी, उसको रक्ताल्पता बोला जाएगा। याद रखिएगा कितने से, 11 ग्राम पर डेसीलीटर से। अगला क्वेश्चन है, इस बारे में पढ़ लो। WHO ने बोला है कि गर्भवती महिलाएं जिसमें पहली और तीसरी तिमाही में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो और दूसरी तिमाही में 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, उनको एनीमिक माना जाता है। एनीमिक मतलब जिन महिलाओं को एनीमिया का खतरा है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, सारे के सारे स्वास्थ्य संगठन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये सिलेबस में मेंशन किया है तो आपको करना है। तो WHO की स्थापना कब हुई थी ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। WHO की जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, स्थापना आप बताएंगे। मैंने अपनी एक वीडियो ए सीरीज़ का ये पहला या दूसरा भाग था जिसमें मैंने यूनिसेफ पढ़ाया था पूरा, एक वीडियो पूरा WHO पे लेके आएंगे जिसमें WHO के सारे MCQ अपन लगाएंगे। और बट आप सारी वीडियो देखते जाइएगा, एक वीडियो दूसरे वीडियो से रिलेट करती है। इसके अलावा जो घरेलू हिंसा अधिनियम है वो उसके भी मैंने लगभग 100+ MCQ करा दी हैं, वो देख लीजिएगा। कुपोषण को बहुत अच्छे से समझाया है, कल मैंने पोषण के करीब 100 प्रश्न करवाए हैं। ये सारी की सारी ए सीरीज़ के वीडियो पूरे देखते जाइएगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट मैंने करीब 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और जो योजना है उसके भी 5 भाग करवा दिए, लगभग 27-28 योजनाएं करवा दी हैं। योजना के लिए एक अलग कोर्स बना हुआ है और 11,001 प्रश्नों के प्रश्न बैंक में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो ये सारा अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या आप हमारे ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जानकारी मैं आपको आगे दे देती हूँ, पूरी डिटेल बता देती हूँ कैसा क्या मिलेगा। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। टॉक्सोमिलास्मोसिस। देखो टॉक्सोमिलास्मोसिस क्या होता है, टॉक्सोमिलास्मोसिस में बुखार आ जाता है, किसी भी चीज़ का संक्रमण हो जाता है, गले में ग्रंथियां सूज जाती हैं तो ये भी हो जाता है। साइटोमेगालोवायरस जो है गर्भवती महिलाओं को संक्रमण पैदा कर देता है, तो साइटोमेगालोवायरस ये स्थितियाँ पैदा हो जाती है। इसके अलावा रूबेला तो आप जानते ही हैं, रूबेला वायरस जो होता है, रूबेला वायरस आक्रमण कर देता है। तो ये सारी जो स्थितियां होती हैं वो गर्भावस्था के दौरान होती हैं। खसरे का नाम आपने सुना होगा, जर्मन खसरा, उसको ही वो रूबेला के कारण ही होता है, उसके कारण MMR वैक्सीन भी दी जाती है और इसको टीके द्वारा ही रोका जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक वायरल द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। तो ये चारों की चारों बीमारियां जो हैं गर्भावस्था के दौरान संक्रमण के कारण हो जाती हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो लगती है उसी के कारण हो जाती हैं। अगला है
प्री एक्लैम्प्टिक जो महिलाएं हैं उसको मैग्नीशियम सल्फेट की टैबलेट दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? जब प्री एक्लैम्प्टिक मतलब क्या होता है? प्री एक्लैम्प्टिक मतलब होता है, जो अभी मैंने बताई, जब गर्भवती महिला का भी ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसको हम प्री एक्लैम्प्टिक बोलते हैं। और ये इसमें जब प्री एक्लैम्प्टिक जब स्थिति जाती है तो महिलाओं को मैग्नीशियम सल्फेट टैबलेट दी जाती है। कारण क्या है? निम्न रुधिर दाब को उपचारित करने, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि प्री एक्लैम्प्सिया में तो हाई बीपी हो जाता है। मूत्र में प्रोटीन की मात्रा को उपचारित करने, ये भी नहीं होगा। प्रसव को प्रेरित करने, ये भी नहीं होगा। एपीएच को नियंत्रित करने हो जाएगा। ये एपीएच क्या होता है? एपीएच मतलब होता है प्रसव पूर्व रक्त स्नाव, या इसको एंटीपार्टम हीमोरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज। क्या बोला जाता है इसको? एंटीपार्टम हेमरेज भी बोला जाता है। एंटीपार्टम हेमरेज को क्या बोलते हैं? प्रसव पूर्व रक्त स्नाव, कि प्रसव से होने से पहले ही रक्त का स्नाव ना हो, उसको नियंत्रित करने के लिए प्री एक्लैम्प्टिक महिलाओं को मैग्नीशियम सल्फेट की जो है दवाइयाँ दी जाती हैं। तो याद रखना क्यों दी जाती हैं? एपीएच को नियंत्रित करने दी जाती। एपीएच क्या होता है? एंटीपार्टम हेमरेज होता है। तो एंटीपार्टम हेमरेज को रोकने के लिए, या बोल सकते हैं हिंदी में प्रसव पूर्व रक्त स्नाव को रोकने के लिए, मतलब अगर डिलीवरी हुई नहीं हो उसके पहले से ही कभी कभी महिलाओं को रक्त स्नाव हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। उसको रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की जो दवाइयाँ दी जाती हैं। प्रसव पूर्व रक्तस्राव या एपीएच जो होता है वो 20 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद और प्रसव से पहले जननांग पथ से होने वाला रक्तस्राव, मतलब कभी कभी ये जैसे महिला 3-4 महीने की प्रेग्नेंट होती है उसके बाद होने लगता है, और कभी कभी प्रसव जो होने डिलीवरी होने वाली होती है उसके पहले होने लगता है, जननांग पथ से निकलने लगता है। और ये लगभग 2 से 5% महिलाओं में गर्भधारण में होता ही है। एंटीपार्टम हेमरेज को बोलते हैं। गर्भावस्था में आम वूमन के लिए कौन सा इलाज सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अच्छा है आराम करे महिला और हल्का भोजन ले, ये सबसे अच्छा उपचार है। अगला है गर्भावस्था में किडनी की समस्या का लक्षण क्या हो सकता है? अगर किडनी की कभी भी समस्या हो जाती है तो पैरों में सूजन आ जाती है, शरीर में सूजन, हाथों में सूजन, चेहरे पे सूजन दिखाई देती है, तो किडनी की समस्या का मुख्य लक्षण क्या होता है? सूजन होता है। गर्भावस्था में किडनी की समस्या का लक्षण क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में प्लेसेंटा प्रेविया का मतलब क्या है? ये बहुत ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है? प्लेसेंटा गर्भाशय की गर्दन में स्थित हो जाता है। प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में स्थित है, गर्भाशय को पूरी तरह से ढक लेता है या गर्भाशय के बाहर हो जाता है। तो प्लेसेंटा गर्भाशय की गर्दन में उपस्थित होता है। जब प्लेसेंटा क्या हो जाता है? गर्भाशय की एकदम गर्दन में आ जाता है। अब गर्दन में आ जाता है तो बच्चे को निकलने के लिए पूरी तरह से रोक देता है, बच्चे को एक अंडर में कर लेता है अपने, मतलब गर्भाशय की गर्दन में आ जाता है। गर्भाशय की जो ये ग्रीवा होती है इस प्रकार की, उसमें प्लेसेंटा जो इस प्रकार से आ जाता है, यहाँ से बच्चे को निकलने वाला होता है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रेविया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। प्लेसेंटा प्रेविया मतलब क्या होता है? जब प्लेसेंटा गर्भाशय की गर्दन में उपस्थित हो जाता है। जब क्या होता है? प्लेसेंटा गर्भाशय की गर्दन में उपस्थित होता है। एक चित्र द्वारा आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो है ये नॉर्मल प्लेसेंटा है। देखो नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा आपको दिख रहा होगा, ये वाला है, ये पैर के साइड है प्लेसेंटा। और यहाँ पे देखो कहाँ पे आ गया ये प्लेसेंटा, ये स्थिति देखो, ये गर्भाशय की ग्रीवा है, ये वाली, ये गर्भाशय की ग्रीवा है, ये गर्भाशय की ग्रीवा है, ये गर्भाशय की, ये ब्लू कलर का डॉट लगा है, ये गर्भाशय की ग्रीवा है ना। और ये जो है ये यहाँ पे ये प्लेसेंटा है और यहाँ पे ये प्लेसेंटा आ गया। तो जब प्लेसेंटा कहाँ पे आ जाता है? गर्भाशय की ग्रीवा में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? ये गर्भाशय की जो ग्रीवा है ना, यहाँ पे प्लेसेंटा आ गया। प्लेसेंटा कौन सा है? ये लिक्विड सा भरा हुआ था। प्लेसेंटा क्या काम करता है? यही है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, यही इसी के द्वारा ही बच्चे को सारे कुछ मिलता है। ये एक अस्थायी अंग होता है मानव के शरीर का जो मादा में होता है।
बच्चा का जैसे ही जन्म होता है, बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल लिया जाता है। तो प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रेविया वो स्थिति होती है जब प्लेसेंटा का जो है गर्भाशय की ग्रीवा में आ जाता है, गर्भाशय की ग्रीवा को पूरी तरह से ढक लेता है। देखो ये गर्भाशय की ग्रीवा दिख रही है ये आपको, और ये उसने उसको पूरी तरह से ढक लिया है। तो क्या होता है, ओरली शब्दों में समझ लो कि गर्भाशय की ग्रीवा को जब प्लेसेंटा पूरी तरह से ढक लेता है या गर्भाशय की ग्रीवा में आ जाता है तो वो प्लेसेंटा प्रेविया कहलाता है। मैंने गर्भावस्था जब आपको पढ़ाई है, मैंने आपको पूरी प्रसव अवस्था पढ़ाई है, प्रसव के पूरे चरण पढ़ाए हैं, इसी ए सीरीज़ में ही पढ़ाए हैं, वो सारे पढ़ लीजिएगा। तभी मैं बोल रही थी आपसे कि अब एक दूसरे वीडियो पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि क्या क्या होता है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया है मानव जनन अंग, मादा जनन अंग का, सॉरी, फीमेल का जो जनन पार्ट है, जितने भी ऑर्गन है महिला के, इंटरनल ऑर्गन है, उसमें कहाँ पे क्या क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा के प्रकार क्या होते हैं, लौकिया क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने अपनी ये सीरीज़ में कराया है। 2-3 दिन निकाल के सारी, अगर जिन्होंने, कुछ लोग तो रेगुलर देखते हैं, जो लोग नहीं देखते हैं पूरे वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सारा ये फैक्ट समझ में आ जाएगा। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है? जब प्लेसेंटा गर्भाशय की गर्दन में स्थित हो जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया के कितने प्रकार होते हैं? तो जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है पढ़ लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा को निचले गर्भाशय खंड में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। जो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है उसको पूरी तरह से या आंशिक रूप से ढक लेता है। क्या करता है? जो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है या जो गर्भाशय की इस प्रकार से एक पतली सी गर्दन होती है उसको पूरी तरह से ढक लेता है। निचले गर्भाशय खंड में इसके लगाव के आधार पर प्लेसेंटा प्रीविया को 4 भागों में बांटा है। मतलब किस तरह, या तो बहुत निम्न स्तर पर लगा हो, सीमा पे लगा हो, आंशिक लगा हो और पूर्ण प्लेसेंटा पूरी तरह से ढका हुआ हो। तो इस प्रकार से प्लेसेंटा प्रीविया को कितने भागों में बांटा गया है? प्लेसेंटा प्रीविया को 4 भागों में बांटा। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होती है? जब गर्भाशय की गर्दन में प्लेसेंटा आ जाता है और गर्भाशय को पूरा कवर कर लेता है। प्लेसेंटा प्रीविया का कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन शोध अध्ययन कुछ कारण बताते हैं, जैसे कि पिछला कोई इतिहास रहा हो माँ का, उसकी पहले सीजेरियन डिलीवरी हुई हो, सर्जिकल प्रक्रिया का इतिहास रहा हो, या ड्रॉप डाउन, कुछ भी हो सकता है। वो कारण होता है कि ये प्लेसेंटा प्रीविया जैसी स्थिति आ जाती है। इसके बाद जो प्री एक्लैम्सिया भी इसका कारण बन जाते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारी 7 बुकलेट। ये 7 बुकलेट आप देख रहे हैं, ये 7 बुकलेट आपको हमारे नोट्स के साथ मिलती हैं। सारी की सारी बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारी बुक्स नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमारी बुक्स नहीं लेना चाहते हैं, आप केवल हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं, डेली टेस्ट, हमारे ग्रुप में डेली टेस्ट होते हैं। अब डेली रात को 10 बजे से टेस्ट होता है। अभी भी हमारे ग्रुप में टेस्ट चल रहा है। ICMR की जो रिपोर्ट है 2024 वाली, उसका टेस्ट चल रहा है। किसका चल रहा है? जितनी भी अधिनियम हैं, धाराएं हैं, सारा हम आपको ट्रिक द्वारा करवाएंगे। और जितने जो भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है सिलेबस को, सारा नोट्स में आपको मिलेगा और सारा हम ग्रुप में भी करवा रहे हैं। ग्रुप में एक सरल तरीके से एक छोटा सा टॉपिक बना के दे दिया जाता है। जैसे कि आज का बात बताएं तो आज हम करवा रहे हैं ICMR रिपोर्ट 2024। आज हमारा जो ग्रुप में टेस्ट था ICMR 2024 का था कि प्रतिदिन व्यक्ति को कितना फैट लेना चाहिए, प्रतिदिन कितनी सब्जी लेना चाहिए, प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, है ना, प्रतिदिन कितने रेसे लेना चाहिए, या 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितना फाइबर मिलता है, कितना फैट मिलता है। ये सारे फैक्ट जो है हम बहुत सरल तरीके से कवर करा रहे हैं। सारी परिभाषाएं, जैसे कि आपको कोई परिभाषाएं याद नहीं होती है, कोई डेट याद नहीं होती है, तो वो हम ट्रिक द्वारा कराते हैं। हमारा जो 11,000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक है, उसके जैसे जैसे पार्ट आते जा रहे हैं यूट्यूब पर, उसकी PDF भी हम वहीं है, वो आपको फ्री दी जाएगी। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न तैयार कराए जाएंगे। यदि आप अपने घर पर नोट्स मंगाते हैं तो ये सारा का सारा जो पैकेज है आपको फ्री मिलता है। और अगर नोट्स नहीं मंगाना चाहते हैं तो इसका चार्ज जो है 799 है। और अगर नोट्स के साथ मंगाना चाहते हैं तो इसका चार्ज जो है वो 1499 है।
तो ये पूरा पैकेज आपको आप ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 7 बुकलेट आपको मिलती हैं। 1399 प्लस कुरियर इसका चार्ज होता है। 100 इसमें कुरियर चार्ज यदि जिले या तहसील में मंगाते हैं। 5 थ्योरी की बुकलेट मिलती है, 1 वस्तुनिष्ठ की मिलती है और 1 वन लाइनर की बुकलेट मिलती है। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप करके या शाम के समय फ़ोन लगा कर भी आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं या आप हमारे ग्रुप से लेना जुड़ना चाहते हैं। नोट्स प्लस हमारा जो ग्रुप है, डेली टेस्ट, आपको कहीं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करना। हमारे ही इसी पैकेज में आपको डेली टेस्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वीकली टेस्ट होते हैं, डेली आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। चाहे कठिन से कठिन टॉपिक हो, चाहे जितने भी अधिनियम हो, प्रबंधन का कोई टॉपिक हो, और जो एक लेवल होता है उसी लेवल के अकॉर्डिंग हम सब तैयार करवाते हैं। पूरी ICMR रिपोर्ट आपको रटवा डालेंगे। तो ये सारा पैकेज, और आपको ऐसा नहीं आप मार्केट में गए आपने बुक ले ली, वैसा हमारा नहीं। अगर हम आपको बुक देते हैं तो हम उसको किस तरह से आप पढ़ लेंगे, और डेली का एक टारगेट फिक्स रहता है कि डेली का आपको ये आएगा, आपका ये का टेस्ट देना है। जो है बहुत सारी लड़कियां जो हैं अपना टॉपिक तैयार कर चुकी हैं, डेली की रैंक लगती है, डेली आपका क्विज़ होता है, और जो भी आपकी रैंक लगती है 100-200 लोगों में आपका एक रैंक लगता है। तो आपका खुद को डेली आपको लगता है कि हमारे साथ कितना कंपटीशन है, तो आपको उनके बीच कंपटीशन देने को मिलता है और आपकी तैयारी बेटर होती है। तो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, 6260190944, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स की PDF जो हम हमारे ग्रुप में कराते हैं, जैसे कि एक जो व्यक्ति होता है उसको 250 ग्राम अनादि को 225 को ये 25 बोलते हैं। तो यहाँ से हमने ये 25 लिया, मतलब 25 से हो गया ये बच्ची, और अनाज से हो गया ये नाज, बच्ची पर नाज है। 400 ग्राम हमको सब्जियां लेना चाहिए। तो सब्जी में का रेट हुआ था 500 रुपये, लेकिन मम्मी ने भावताव करके सब्जी 400 में करवाई। तो इस प्रकार से हम ट्रिक करवाते हैं, ICMR रिपोर्ट याद करवा रहे हैं, चाहे विकास की योजनाएं हो, सारा कुछ हम इसी प्रकार से सॉल्व कराते हैं। हमारी सारी YouTube की PDF जो होती है उसी ग्रुप में जाती है। YouTube पे भी वीडियो बहुत शानदार रहते हैं, वो सारी भी जाती है। ग्रुप के लिए एक हमारी अलग सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है B सीरीज़, और YouTube पर चल रही है A सीरीज़। तो A सीरीज़ की सारी PDF भी जाती है, और B सीरीज़ अभी हमारे लगभग 28 जो है PDF कंप्लीट हो चुके हैं, उनके टेस्ट भी हो चुके हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो पुराने PDF आपको मिल जाएंगे, और इन जो पुरानी PDF का उनका भी हम दोबारा से टेस्ट लेते रहते हैं, रिवीजन होता रहता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारे नोट्स के साथ आपको इस तरह से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट भी मिलता है। 3000 प्लस MCQ हैं। ये टोटल इसमें 7 बुकलेट दी जाती हैं। 100% गारंटी का ये ग्रुप है। सिलेक्शन अगर आप हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये 7 बुकलेट आपके घर जाती हैं। अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हैं, 7 बुकलेट भी लेना चाहते हैं और ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दोनों कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, साथ में 7 की 7 बुकलेट आपके घर आ जाएंगी। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं वैसे ही, और आप अपना एड्रेस मुझे भेजते हैं, 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास ये पहुंच जाते हैं। और तुरंत जैसे ही आपका पेमेंट होता है 2 मिनट के अंदर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ लिया जाता है। एक टेस्ट ग्रुप मिलता है आपको जहाँ पे डेली 10 बजे टेस्ट होते हैं, और एक आपको मिलता है PDF ग्रुप जिसमें आपको पुरानी सारी PDF मिल जाती है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमें या तो आप ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या आप हमारा ऑनलाइन प्लस हार्ड कॉपी दोनों का पैकेज ले सकते हैं। पूरी की पूरी 7 बुकलेट अपने घर पे मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान सांस लेने में समस्या का क्या कारण हो सकता है? अस्थमा भी हो सकता है, गर्भाशय का आकार बढ़ा ये भी हो सकता है, उच्च रक्तदाब भी हो सकता है। तो ये सारे कारण गर्भावस्था के दौरान सांस लेने में समस्या के हो सकते हैं। गर्भावस्था में क्या स्थिति प्लेसेंटा के अलग होने का संकेत देती है? अगर प्लेसेंटा अलग होता है तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और खून भी आता है, ये एक स्थिति हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? पेट में दर्द और खून आना हो जाएगा। प्लेसेंटा जो होता है 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा ये एक जिसको हम बोलते हैं HCG, ह्यूमन
कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको हम HPL बोलते हैं, और ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को बोलते हैं HCG। ये दोनों हार्मोन भी कौन उत्पादित करता है? प्लेसेंटा ही उत्पादित करता है। प्लेसेंटा एबॉर्शन एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार के अंदर से अलग होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, पेट में दर्द होता है, योनि से रक्तस्राव होता है, और ये बच्चे को भी प्रभावित कर सकता है। गर्भावस्था के दौरान अगर रीयूमेटिक फीवर होता है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है? अगर रीयूमेटिक फीवर हो जाता है तो यदि रीयूमेटिक फीवर हो जाता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। इसलिए कोई स्टेरॉइड्स तो दिए ही नहीं जाते हैं एक महिला को। अगर उसको रीयूमेटिक फीवर होता है तो उसको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। कौन क्या दिए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और ये रूमेटिक फीवर के लिए एक स्ट्रेप्टोकोकस नामक एक बैक्टीरिया आता है, उसके द्वारा ये रीयूमेटिक फीवर हो जाता है। कौन सा बैक्टीरिया आता है? स्ट्रेप्टोकोकस आता है। और इससे क्या होता है, हृदय की जो बीमारियां होती हैं उस पर ये प्रभाव डालता है। हार्ट का जो बाल्ब होता है उस पर ये प्रभाव डालता है, जिससे भ्रूण संबंधी जोखिम भी बढ़ जाते हैं और माँ और बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक। रीयूमेटिक फीवर के दौरान किस पर प्रभाव होता है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये हार्ट पर प्रभाव डालता है। हार्ट जो बाल्ब होता है उस पर दबाव बढ़ जाता है र्यूमेटिक फीवर के कारण। अगला है, गर्भावस्था में यदि महिला को अत्यधिक सूजन है तो भाई किस अवस्था क्या संकेत हो सकता है? मैंने ऊपर आपको बताया था, प्री एक्लेम्सिया, मतलब जब उच्च रक्तचाप होता है तो सूजन जैसी स्थिति हो जाती है। अगला है, गर्भावस्था में क्या स्थिति शिशु के विकास को प्रभावित कर सकती है? उचित आहार नहीं लोगे तो भी शिशु का विकास रुकेगा, उच्च रक्तदाब होगा तो भी शिशु का विकास कम होगा, निम्न रक्तसरा होगी, रक्त शर्करा होगा तो भी शिशु का विकास रुकेगा। तो ये सभी कारण गर्भावस्था में शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है, गर्भावस्था में उच्च रक्तदाब के इलाज के लिए कौन सी दवा उपयोग की जाती है? देखो, एंटीबायोटिक तो प्रतिजैविक ये तो ली नहीं जाएगी, बुखार में ली जाती है, स्टेरॉइड दिए नहीं जाते, एंटीवायरल वायरस के लिए कोई बीमारी के लिए दी जाती है। तो ये जब भी हाई बीपी होता है तो एंटी हाइपरटेंसिव जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ रक्तचाप को क्या होती है, कम करती हैं, ताकि रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रवाहित हो सके। गर्भावस्था में शिशु की वृद्धि और विकास की निगरानी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इसको सोनोग्राफी भी बोलते हैं। ये एक सुरक्षित इमेजिंग परीक्षण होता है। याद रखिएगा कैसा परीक्षण होता है, ये इमेजिंग परीक्षण होता है जिसमें ध्वनि तरंगों द्वारा बच्चे को देखा जाता है कि वो सही तरीके से गति कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये एक ध्वनि इमेज परीक्षण होता है, अल्ट्रासाउंड। अगला है, गर्भावस्था में विटामिन डी की कमी का क्या प्रभाव होता है? तो विटामिन डी क्या बनाती है? विटामिन डी हड्डी बनाती है। तो क्या की कमजोरी हो जाती है? हड्डी की कमजोरी हो जाती है। फ्रेंड, इंस्टाग्राम अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 से मेरी इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे फॉलो कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको फ्री मिलता है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली है, और एक व्हाट्सएप पर हम जोड़ते हैं जब आप हमारे नोट्स लेते हैं या आप हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन करते हैं। हजारों प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको हमारे ग्रुप के माध्यम से होगी। जिस तरह के प्रश्न आपको हम वीडियो में करा रहे हैं उससे भी हाई लेवल के, हमारा व्हाट्सएप पूरे समय चालू रहता है। हम 24 घंटे वहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। बच्चे हमारे पूरे समय, जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे नोट्स लिए हैं या हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है, पूरे समय वो क्वेश्चन से अपडेट रहते हैं। गर्भावस्था में कौन सी स्थिति शिशु के जन्म के समय खतरा उत्पन्न कर सकती है? तो प्लेसेंटा प्रेविया जो होती है, क्या होता है, मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय की ग्रीवा में आ जाता है, तो वो स्थिति जो होती है शिशु के जन्म के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान गंभीर सिर दर्द होता है, दृष्टि में बदलाव होता है, किस लिए? प्री एक्लेम्सिया। मैंने ऊपर बताया था, ये बहुत तेज सिर दर्द होता है तब मतलब उच्च रक्तचाप हो गया है, और दृष्टि में भी बदलाव हो जाता है यदि प्री एक्लेम्सिया हो जाता है, मतलब हाई बीपी महिलाओं का हो जाता है। गर्भावस्था में गर्भाशय में सूजन का कारण क्या होता है? गर्भाशय में सूजन कब होती है? जब गर्भकालीन हाइपरटेंशन हो, मतलब जब गर्भकालीन बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब प्री एक्लेम्सिया की स्थिति हो जाए तो गर्भाशय में सूजन आ जाती है। बीपी बढ़ेगा महिला का तो उसकी गर्भाशय में सूजन आ जाएगी। गर्भावस्था में किडनी की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उच्च नमक वाले आहार का परिहार, मतलब त्याग कर देना चाहिए। गर्भावस्था में शिशु के दिल की धड़कन की निगरानी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एक होता है फेटल
फेटल मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण को फेटल बोला जाता है इंग्लिश में। तो फेटल हार्ट रेट, इसको हम बोलते हैं FHR। इसकी जो सामान्य होती है बीट जो होती है वो 110 से 160 होती है। और इसको ये जो फेटल हृदय दर मॉनिटरिंग होती है वो बच्चे की दिल की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है आमतौर पर जब भी बच्चा पेट में होता है। तो क्या होता है, उसको FHR किया जाता है, फेटल हृदय दर मॉनिटरिंग। क्या रेट होती है उसकी, क्या दर होती है, 110 से 160 होती है। इससे कम या ज़्यादा होता है तो वो रिस्क वाली स्थिति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में निम्न रक्त शर्करा के क्या लक्षण होते हैं। तो जब भी व्यक्ति के शरीर में शक्कर का स्तर कम हो जाता है तो उसको चक्कर आते हैं, थक जाता है, ये स्थितियां होती है। गर्भावस्था के दौरान ज्वर का इलाज कैसे किया जाता है। तो दर्द निवारक दवाई दी जाती है, जैसे कि पैरास्टामोल हुआ, या एक टाइनोलॉन दवाई होती है, टाइलेनॉल। टाइलेनॉल पैरास्टामोल का ही एक फॉर्म है। इसको डोलो 650 ऐसा भी बोला जाता है। इस प्रकार की दवाइयाँ अगर ज्वर होता है गर्भावस्था में तो दी जाती है, इसको दर्द निवारक दवाइयाँ बोलते हैं। गर्भावस्था में सामान्य कमजोरी के लिए क्या उपयुक्त हो सकता है। तो अच्छा सा आराम दिया जाए, महिला को अच्छे से खाना दिया जाए, ये सबसे मेन हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान शिशु के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है, फॉलिक एसिड, जिसको विटामिन B9 भी बोलते हैं। अगला है, गर्भावस्था में HIV का इलाज कराने किस प्रकार किया जाता है, कौन सी दवाई दी जाती है। देखो HIV जो होता है वो रेट्रोवायरस के कारण, रेट्रोवायरस की एक श्रेणी होती है उसमें दिया जाता है। इसके लिए इसकी दवाई भी कौन सी दी जाएगी, एंटी रेट्रोवायरल दवाई इसके लिए दी जाएगी। अगला है, गर्भावस्था में खून की कमी के इलाज के लिए क्या देना चाहिए। आयरन के सप्लीमेंट देना चाहिए यदि गर्भावस्था में खून की कमी हो जाती है। गर्भावस्था में थायराइड विकारों के इलाज के लिए क्या करना चाहिए। थायराइड विकारों के इलाज के लिए थायराइड फंक्शन या TFT टेस्ट करना चाहिए। TFT टेस्ट क्या होता है, ये प्रयोगशाला परीक्षण होता है। ये बताता है कि थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। इसमें थायराइड उत्तेजक हार्मोन मतलब जो होता है TSH, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, और सीरम में मौजूद थायराइड हार्मोन की मात्रा को मापा जाता है और इससे पता चलता है कि थायराइड ग्रंथि सही काम कर रही है या नहीं। जो गर्भावस्था की पहली तिमाही होती है उसमें जो थायराइड का स्तर होता है वो 0.2 से 2.5 मिली यूनिट पर लीटर होना चाहिए। और अब बाकी की जो तिमाही है वहाँ पे 0.3 से 3 मिली यूनिट पर लीटर होना चाहिए। तो थायराइड का मात्रा है थायरोक्सिन हार्मोन की। अगला है, गर्भावस्था में उच्च रक्तदाब को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है। तो एमलाप्रिल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमलाप्रिल। एमलाप्रिल दवाई है, गर्भावस्था में उच्च रक्तदाब हो जाता है या प्री एक्लेम्सिया स्थिति हो जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए दी जाती है। गर्भावस्था में कौन सा विटामिन शिशु के तंत्रिका तंतु के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन B12 शिशु के तंत्रिका तंतु के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा, विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र में या न्यूरॉन्स में समस्या पैदा कर देता है। विटामिन B12 की जो मात्रा है सामान्य महिला और सामान्य पुरुष को 2.2 माइक्रोग्राम दी जाती है, और अगर गर्भवती महिला है तो 0.25 प्लस में एक्स्ट्रा दी जाती है, और अगर धात्री महिला है तो 1 माइक्रोग्राम प्लस कर दी जाती है। मतलब 2.2 में 1 प्लस कर दो तो ये धात्री महिला के लिए हो जाएगी, और 2.2 में 0.25 प्लस कर दो तो वो किसके लिए हो जाएगी, गर्भवती महिला के लिए हो जाएगी। गर्भावस्था में पीलिया का इलाज किस प्रकार किया जाता है। आहार में बदलाव करके, एंटीबायोटिक्स देके, सर्जरी करके। तो पीलिया में सर्जरी की तो कोई आवश्यकता नहीं है, सामान्य दवाएं दे दो और आहार में बदलाव कर दो, पीलिया का इलाज हो जाएगा। गर्भावस्था में किस प्रकार का इन्फेक्शन का प्रभाव हो सकता है बच्चे पे, शिशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। सामान्य गर्भावस्था, उच्च रक्तदाब या अस्थमा। तो गर्भावस्था में किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होगा तो उससे शिशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। गर्भावस्था में शिशु की हड्डी के लिए, देखो चाहे शिशु की हड्डी हो चाहे बड़ों की हड्डी हो, सभी के लिए कैल्शियम आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। गर्भावस्था में गर्भाशय के संकुचन को नियंत्रित करने कौन सी दवाई दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एक शिफ्ट में आएगा ही, 100% लिखवा लो। क्या होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जैसे प्री एक्लेम्सिया हो जाए या प्लेसेंटा जो है बाहर आने लगे या डायबिटीज हो जाए, तो क्या होता है ना कि गर्भाशय की जो गर्दन होती है वो समय से पहले ही खुलने लगती है।
अब जब खुलेगी तो बच्चा आने को होगा, तो उसको संकुचन को रोकने के लिए कि वो जो दरवाजे की जो गर्दन है वो ज़्यादा ना खुले, उसको सिकुड़ने से रोकने के लिए एक दवाई दी जाती है। मतलब बोल सकते हो कि प्रसव अवस्था को रोकने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, उसको बोलते हैं हम टोकोलिटिक्स। तो याद रखना, गर्भाशय के संकुचन को नियंत्रित करने कौन सी दवा दी जाती है, टोकोलिटिक्स दी जाती है। गर्भावस्था में रक्तस्राव के कारणों में क्या हो सकता है, प्लेसेंटा प्रेविया बिल्कुल हो सकता है, गर्भाशय की सूजन नहीं हो सकता। गर्भाशय में सूजन तो आमतौर पर अगर प्री एक्लैम्सिया है तो आ ही जाती है। उच्च रक्तदाब, ये प्लेसेंटा प्रेविया ऐसा स्थिति होती है कि जब प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय की गर्दन पर आ जाता है। ये रक्तस्राव के कारणों में से एक हो जाता है। गर्भावस्था में महिला को सामान्य रूप से कितनी कैलोरी की आवश्यकता अतिरिक्त होती है सामान्य महिला से? यदि सामान्य महिला को 2000 कैलोरी चाहिए तो एक गर्भावस्था वाली महिला को कितनी चाहिए, 350 अतिरिक्त कैलोरी चाहिए। गर्भावस्था में कब्ज अगर हो जाए या कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं वो अगर हो जाता है तो क्या लेना चाहिए, तो फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए। उच्च फाइबर मतलब फलियां वगैरह हैं ये ज़्यादा ली जाए, भाजी वगैरह है ये ज़्यादा ली जाए, इससे कि कब्ज वाली समस्या नहीं होती। गर्भावस्था में मूत्र मार्ग के संक्रमण का इलाज किस प्रकार से किया जाता है, एंटीबायोटिक्स देकर किया जाता है मूत्र मार्ग के संक्रमण का इलाज। गर्भावस्था में कौन सा आहार शिशु के विकास के लिए उपयुक्त है, तो प्रोटीन से क्या होता है, हड्डियां बनती हैं, तो यही आवश्यक है शिशु के विकास के लिए। गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण कौन सा मिनरल शिशु के लिए आवश्यक है, जिंक भी आवश्यक है, कैल्शियम भी आवश्यक है, आयरन, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था में हृदय रोग के लक्षण क्या है, हार्ट मतलब सीने में दर्द होगा, अत्यधिक थकावट होगी, सांस लेने में कठिनाई, तो ये सभी कारण इसके सही हो जाएंगे। गर्भावस्था में गर्भाशय की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, कि ये देखने के लिए कि सही से गर्भ है कि नहीं, तो उसके लिए कौन सा किया जाता है, अल्ट्रासाउंड है, जिसमें किसी भी प्रकार की किरणों का उपयोग ना करते हुए सही से एक बच्चे का इमेज परीक्षण कराया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज अपने ग्रुप में भी करवाया है, बच्चों को याद करवा दिया है। गर्भावस्था से एक प्रेरित उच्च रक्तचाप से पीड़ित एक महिला भर्ती होती है, 16 वर्ष की है वो, और प्रथम गर्भी रोगी है, मतलब पहली बार इस गर्भावस्था में आई है। उसको अंतः सिरा मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, मतलब उसकी अंतः जो कोशिका है वहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट की दवाई दी जाती है। नर्स को कौन सी जानकारी होना चाहिए जब वो ये दवाई दे रही है, तो उसको श्वसन दर की जानकारी होना चाहिए कि हर घंटे में वो बच्चे की जो श्वसन दर है वो कैसे काम कर रही है, या महिला की श्वसन दर कैसे काम कर रही है, तो ये याद होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रिक से जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।